आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं आईटीआई की टॉप 15 क्वेश्चन जो कि अब तक जितनी बार आईटीआई का एग्जाम हुआ उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी छात्र आईटीआई के हैं जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छोटी डीसी मशीन का जो योक होता है, जो छोटी डीसी मशीन का जो योक होता है वो किससे बना होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि जो छोटी डीसी मशीन का योक होता है वो कास्ट आयरन का अर्थात ढलवा का बना होता है। और डीसी मशीन का जो आवरण होता है, जो मशीन के अंदर जो जाने वाले जो धूल और जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको क्या करता है, रोकता है। और जब आप बड़ी मशीन की बात किया जाए, ये तो आपका छोटी मशीन हो गया जो कि किस चीज़ का बना होता है, कास्ट आयरन का। जब बड़ी मशीन की बात की जाए कि बड़ी मशीन अर्थात डीसी मशीन का जो योक होता है वो तो आपका ढलवा का बना होता है, लेकिन जो बड़ी मशीनों का जो योक बना होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि इनमें कौन सा मोटर स्वतः चालक नहीं है, मतलब कि स्वतः चलने वाला इनमें से कौन सा मोटर नहीं है। देखिए आपने सिंक्रोनस मोटर का नाम सुना होगा। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर है जो कि स्वतः स्टार्ट नहीं होता है। तो यदि ये स्वतः स्टार्ट नहीं होता है तो ये किसके द्वारा स्टार्ट होता है, ये सबसे बड़ी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए हम कहेंगे कि जो स्वतः चालक नहीं है, मतलब कि जो स्वतः चलने वाला मोटर नहीं है, वो आपका जो आता है वो तो तुल्यकालिक मोटर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए अब जो तुल्यकालिक मोटर होता है जिससे स्वतः नहीं चलता है तो इसको चलाने के लिए कुछ किया जाता है, तो इसको बाहरी सोर्स से एक एक्साइटर की जरूरत पड़ती है, उत्तेजक की जरूरत पड़ती है, जो कि इसके द्वारा घूर्ण कर मतलब घुमा कर इसको सही दिशा में लगकर इसको गति में घुमाया जाता है, तब ये स्टार्ट होता है। तो ये आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में किस मोटर के रोटर में कोई कुंडलन नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए साथियों हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में कोई भी कुंडलन नहीं होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो होती है किसी भी प्रकार का कोई भी स्लॉट या तिथ भी नहीं होता। तिथ मतलब क्या, दांते इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये जो मोटर आता है वो हिस्टैरिसीस मोटर आता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीव्र गति प्रत्यावर्तकों में आमतौर पर होता है, मतलब तीव्र गति वाले जो प्रत्यावर्तक होते हैं उसमें क्या होता है आमतौर पर। पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है समुद्र ध्रुव रोटर, बी ऑप्शन देंगे बेलनाकार रोटर, सी ऑप्शन क्षेत्र कुंडली ध्रुव और डी ऑप्शन उपयुक्त कोई नहीं। तो साथियों आप नोट कर लीजिएगा, जो तीव्र प्रत्यावर्तक होते हैं उसमें आमतौर पर बेलनाकार रोटर मतलब कि सिलेंड्रिकल रोटर का प्रयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये चला होगा कि सिलेंड्रिकल रोटर क्या होता है और इसका ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए हम कहेंगे क्योंकि बेलनाकार रोटर की जो गति होती है वो 1500 से 3000 आरपीएम के बीच ही होती है, लेकिन जो समुद्र ध्रुव रोटर होता है उसकी गति होती है 120 से 400 आरपीएम तक होती है। इसलिए इसमें आमतौर पर ज़्यादातर बेलनाकार रोटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया जो कई बार पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर का स्टेटर फ्रेम किसका बना होता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों तुल्यकालिक मोटर में जो स्टेटर का जो फ्रेम होता है वो जो ढांचा जिसको बोला जाता है वो ढलवा लोहा का बना होता है। और ढलवा लोहा जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में ऑप्शन में, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सारे ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कवर किया है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि
टरबाइन की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो टरबाइन की गति होती है साथियों, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो देखिए, टरबाइन की जो गति होती है वो गवर्नर के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, और जो गवर्नर होता है साथियों, यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन में वो सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रतिरोध का मापन किसकी सहायता से किया जा सकता है? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने प्रतिरोध का नाम सुना होगा, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगा कि जो प्रतिरोध होता है उसका मापन किसके लिए किया जाता है, मतलब किस लिए किया जाता है। तो साथियों देखिए, इसमें जो आपको विकल्प दिया गया, जैसे कि प्रतिरोध दिया गया, तो प्रतिरोध का आपका मीटर होता है, और प्रतिरोध ब्रिज के जो इसमें प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा आप प्रतिरोध को माप कर सकते हैं, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर में। अब इसमें जो आपका दिया गया है ऑप्शन के अनुसार यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि प्रतिरोध मोटर और प्रतिरोध ब्रिज, ये आपका इसकी सहायता से आसानी से प्रतिरोध को हम माप सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी छात्र मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीआरओ से क्या नापा जाता है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए साथियों, सीआरओ से क्या मापा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, व्यवहारिक भी पूछा जा सकता है। कोई कहेगा कि आप आईटीआई करते हैं, आप बता दीजिए सीआरओ से क्या मापा जाता है। तो आप कहेंगे कि सीआरओ से प्रत्यावर्ती वोल्टता, दिष्ट धारा वोल्टता और आवृत्ति प्रतिरोध, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इसके मापा जाता है, जिसमें आप उदाहरण के तौर पर ये 3 चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आईटीआई एग्जाम सेकेंड ईयर में, तो सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? जो विद्युत के स्विच होते हैं साथियों, वो किस में लगाए जाते हैं? मतलब कि लाइन तार में लगाया जाता है, या भू संपर्क तार में लगाया जाता है, या न्यूट्रल तार में लगाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, विद्युत स्विचों को जो लाइव तार होते हैं, ठीक है, जो लाइव वायर होता है उसमें ही लगाया जाता है, जो कि परिपथ को चालू या बंद, मतलब कि टर्न ऑन और ऑन सिंगल थ्रो करके उपयोग किया जाता है उसमें। तो यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जो कि हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि HRC फ्यूज सर्वोत्तम रक्षा उपलब्ध करता है खुले परिपथ के प्रति, या अधिक लोड प्रति, या विपरीत धारा के प्रति, या लघु पथ के प्रति? ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जो HRC फ्यूज होता है साथियों, इसका जो प्रयोग होता है ये लघु परिपथ दोष को अलग करने के लिए ही इसका ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है, और ज़्यादा क्षमता के होता है इसलिए भी इसका किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, जो कि लघु परिपथ के प्रति ये उपलब्ध करता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी छात्र मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा गया, BIS का पूरा नाम। ये जो क्वेश्चन है आपका कभी कभी फर्स्ट ईयर में भी पूछा जा रहा है, कभी कभी सेकेंड ईयर में पूछा जा रहा है, क्योंकि एक तरह से ये आपका जीके टाइप का क्वेश्चन हो जाता है कि BIS का पूरा नाम बताइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको हिंदी में पूरा यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो आपको ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन में देखना है, जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो आपका करेक्ट हो जाता है, जिससे कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपको देखने को मिलता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से किस उपकरण में एक डिस्क होती है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं एमीटर, बी ऑप्शन दिए गए वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन वाट मीटर, डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एनर्जी मीटर। तो डिस्क में पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, ऊर्जा मापी उपकरण जो होता है उसमें एक डिस्क होता है, और जो डिस्क होता है वो एल्युमिनियम पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो डिस्क किस चीज़ के बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। और ये किस में किया जाता है? तो ऊर्जा मापी में किया जाता है। ऊर्जा मापी मतलब क्या? एनर्जी मीटर। तो ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमीटर में शंट का कार्य
क्या है? अमीटर। अमीटर का नाम आपने सुना होगा साथियों। जो अमीटर होता है इसका क्या कार्य है? शंट में, वो भी शंट में पूछा जा रहा है। देखिए, किसी भी अमीटर में प्रतिरोध का जो प्रयोग होता है वो समांतर में किया जाता है। पहले तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और शंट जो ये प्रयोग किया जाता है किसमें? समांतर में किया जाता है। तो यही जो शंट है वो आपका कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। और शंट का कार्य क्या होता है? अमीटर का परास बढ़ाना इसका कार्य होता है। और शंट प्रतिरोध उच्च धारा को पास भी कर देता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन मैच करा है कि धारा को पास करना है। ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा साथियों। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? साथियों, कम्यूटेटर जो ब्रश होता है उसमें कार्बन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और जो छोटी मशीन होती है उसमें ब्रश कापर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और यदि बड़ी मशीन की बात करें तो बड़ी मशीन में ब्रश कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि दिष्ट धारा मोटर में लव हानियाँ होती है, क्षेत्र में होती है या आर्मेचर कोर में होती है या ब्रशों में होती है या दिक् परिवर्तक में होती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये कई बार रिपीट भी होता है। देखिए, यहाँ पर दिष्ट धारा जो पूछा गया है कि मोटर में लव हानियाँ होती है, तो जो दिष्ट धारा मोटर होता है इसमें लव हानियाँ आर्मेचर कोर में होती है। ये सिंपल सी बात है, सबको मालूम होना चाहिए। किस में होती है साथियों? आर्मेचर कोर में ये आपका हानि होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। और मोटर में जो आर्मेचर होता है वाइंडिंग, ये किया भी जाता है और इसी में ये आपका हानियाँ पाई भी जाती है। तो ये आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर कोर में। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।